नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां रमजान के पाक महीने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल अपने सरकारी आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। और इतना ही नहीं, नीतीश बाबू पटना के ऐसे कई आयोजनों में शिरकत भी करते हैं जो इफ्तार से संबंधित होते हैं। लेकिन इस बार मंजर कुछ अलग ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुस्लिम संगठनों की तरफ से सीएम नीतीश कुमार से नाराजगी व्यक्त की जा रही है और उनकी तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों का ये विरोध केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के समर्थन को लेकर बताया जा रहा है। अब इसको लेकर उलेमा-ए हिंद और साथ ही इमारत-ए-सरिया की ओर से पत्र लिखा गया, जहां नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध किए जाने की बात बताई गई। वहीं मुस्लिम संगठनों के इस फैसले का विपक्ष ने स्वागत किया। बिहार की जनता और मुस्लिम समाज जानती कि हमारा हितैषी कौन है। लोग वहाँ आज इफ्तार पार्टी रखा है, हमारे नेता ने रखे हैं अपने आवास पर, वहाँ सब लोग शिरकत करेंगे, सब लोग भाग लेंगे। ऐसी कोई भ्रम नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं। हाँ, रही बात जो लोग बोलते हैं तो उनको मालूम है कि हमारे नेता सभी समाज के सभी वर्ग, जाति, धर्म से ऊपर उठकर हर लोगों के विकास के लिए, हर परिवार को खुशहाल के लिए, ये 14 करोड़ जो बिहार की जनता है उसकी तरक्की के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। तो काम करते हैं हमारे नेता कोई चीज़ पर जो माने इसके पीछे नहीं रहते कि कौन वोट देता है कौन वोट नहीं देता। लेकिन हम लोग को सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों का भी वोट मिलता है और हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते। हम लोग जो है, हमारे नेता और हम लोग जो है, ये बिहार की एक ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। और मुस्लिम संगठनों की तरफ से न सिर्फ वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बल्कि सीएए कानून को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर सीएए कानून कहता क्या है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात इस कानून में है, जहां 3 देशों के 6 गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता, साथ ही हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता। जहां 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए प्रवासियों पर यह लागू होगा। हालांकि इसको लेकर खूब विरोध भी हुआ था, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सवाल भी कई खड़े उठ रहे हैं। और सवाल ये उठ जाता है कि नीतीश बाबू से आखिर मुस्लिम समाज संगठन खफा क्यों है। सवाल ये भी कि संगठनों ने क्यों इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया। कौन कौन से मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने इस बात का ऐलान किया। अभी तो महज क्योंकि 2 नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय के लिए शायद जो संख्या है वो बढ़ सकती है। अब सवाल ये भी कि इफ्तार पार्टी का कनेक्शन सीएए से क्यों है, जिसका विरोध लगातार मुस्लिम संगठन कर रहा है। सवाल ये भी उठ जाता है कि इफ्तार के बहिष्कार से क्या वाकई में मांगे पूरी हो जाएंगी। जिस तरह की आपत्ति इस वक्त मुस्लिम संगठन दर्ज करा रहा है बीजेपी को लेकर, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठनों की तरफ से कई रिएक्शन अब तक सामने आ चुके हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर इस तरह के इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठन विरोध करता है, आपत्ति दर्ज कराता है, वहां पर मौके पर नहीं पहुंचता है, तो क्या उनकी मांगों को सुन लिया जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में आप सभी को याद होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ राजेश तिवारी जी, जेडीयू के प्रवक्ता, साथ ही राकेश पोदार जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। और शुरुआत राजेश तिवारी जी मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि देखिए मुस्लिम संगठन तो आप लोगों से खासा नाराज चल रहे हैं, चाहे वक्फ विधेयक संशोधन का जिक्र किया जाए या सीएए को लेकर जिक्र किया जाए। नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर साफ शब्दों में कह दिया कि हम तो नहीं आएंगे। देखिए रितु जी, हकीकत यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो समतामूलक समाज और बिहार में जिस तरह से विगत 20 वर्षों में एक ऐसा समाज को स्थापित किया है जहां कोई जाति या धर्म से ऊपर उठ करके हम सिर्फ बिहार के विकास की बात करते हैं। और बिहार एक ऐसा प्रदेश रहा है जो विगत 20 वर्षों में कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं। राजेश एक बार अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है राजेश जी, आवाज अगर पहुंच रही है तो एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। उससे पहले राकेश पोदार जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि सर देखिए आप लोगों का विरोध लगातार पूरे देश में कई मुस्लिम संगठन हैं जो कर रहे थे, जहां पर यह कहा जा रहा था बीजेपी के लिए कि वो मुस्लिम लोगों के अगेंस्ट में यहाँ पर ले रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसका असर जेडीयू के लोगों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो एक नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों पर भी पड़ेगा एनडीए पर? देखिए रितु जी, देश के प्रधानमंत्री ने लगातार
कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से भारत आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग सभी लोग जितने भी हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, उनको हम एक साथ ले चलने की बात हो। अगर जी। हमने मंदिर बनाया तो कब्रिस्तान का भी घेरा किया है। तो हम लोग ने कहीं ना कहीं काम किया। 3 तलाक जैसे मुद्दे थे देश में, महिलाओं के सम्मान के लिए हम 3 तलाक जैसे मुद्दे को खत्म किया। और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उसमें कभी हिंदू और मुसलमान आपने देखा नहीं देखा होगा, क्योंकि सारी योजनाओं का लाभ हम मुसलमान भाइयों को देते तो हिंदू भाइयों को भी देने का काम करते हैं। चाहे सड़क हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान योजना हो, बहुत सारे, चाहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, बहुत सारी योजनाओं पे हम लोग मुसलमानों को भी देने का काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन देश के अंदर एक गुमराह करने की, राजनीति करने की, धर्म के नाम पर बंटवारा करने की बात, मैं थोड़ा सा समय ऋतु जी आपको लेना चाहता हूँ कि आपने बहुत आज अच्छा प्रश्न उठाया। लगातार हम पर आरोप लगता रहा कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जब से देश आजाद हुआ है 1951 से लगातार, चाहे 1942 की बात कर ले, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मंशा पहले से 1942 में कि देश का बंटवारा हो, धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। इन लोगों ने धर्म के नाम पर शिक्षा को भी बंटवारा कर दिया और जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी अलग बना दिया, लीगल यूनिवर्सिटी अलग बना दिया, हिंदुओं को अलग बैठा दिया। उसके बाद हमारे बच्चे जो लोग एजुकेशन लेते हैं उसमें हम लोगों ने शिक्षा में हमारे बच्चे, हिंदुओं के बच्चे प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में जाना शुरू किए। उन्होंने मदरसा में भेजना शुरू कर दिया। फिर धर्म के नाम पर इन लोगों ने खान पीन भी बदल दिया। अब वो लोग क्या कहते हैं, मटन चिकन खाते हैं, क्या खाते राकेश हैं, पोद्दार जी, देखिए ये अभी मैं एक मिनट ऋतु जी मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद धर्म के नाम पे इन्होंने खाना बदल दिया। उसके बाद धर्म के नाम पर रंग भी बदल दिया। ग्रीन रंग तुम्हारा है, गेरुआ हिंदुओं का। ऐसे लोगों ने धर्म की राजनीति लगातार की। और आप जवाहरलाल नेहरू जी का एक कोट करना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1991 में लिखित में दिया था कि अगर मुझे राजनीति करना है, अगर धर्म रास्ते में आता तो धर्म को भी खत्म करने की बात की। तो इन लोगों ने राजनीति करने के लिए धर्म को, सनातन को, चाहे किसी भी वर्ग को कहीं ना कहीं पहुंचाने की बात है। आज आपका सवाल बहुत अच्छा था। आपने आज जमीयत उलेमा हिंद की बात कही, इमारत शरिया की आज सवाल उठाए। तो हमें जानने की जरूरत है जमीयत उलेमा हिंद क्या है। इनके अध्यक्ष अरशद मदनी जी जो है लगातार अदालत के फैसले को भी इनकार करते हैं, मुसलमानों को फैसले को कहते हैं कि एक मैं बात करना चाहिए, अयोध्या की मंदिर का भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी फैसला किया था ऋतु जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, उसका इनका बहिष्कार किया। फिर आप एनआरसी का भी बहिष्कार किया। आपने देखा होगा साइन बाग में किस तरह इन्होंने धरना प्रदर्शन करने का बात किया। यूसीसी का उत्तराखंड में जो लागू हुआ उस पर आप ये बताइए, यूसीसी इतना अच्छा कानून है कि 18 साल की मुसलमान की बेटियां को भी शादी का अधिकार। देखिए आपकी बात से पूरी तरह से सहमत, आपकी पूरी बात सुन रही हूं मैं, लेकिन आपकी बात, आपने कई महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र किया, लेकिन सवाल अंत में यही उठ जाता है कि बीजेपी अगर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही है, आने वाले समय में बिहार में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो तो बात का विषय है, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी ये क्यों नहीं समझा पा रही मुस्लिम लोगों को या मुस्लिम संगठनों को कि आप लोग उनके हित में सोचते हैं, उनके हित में कदम उठाते हैं? क्योंकि जब भी कोई ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है तो मुस्लिम संगठन आपत्ति दर्ज कराता है, और अब इफ्तार पार्टी ही तो है, इफ्तार पार्टी को लेकर यहां पर मुस्लिम संगठनों की आखिर बैर क्यों? देखिए ऋतु जी, बहुत अच्छा बात आपने पूछा। आपने एकदम एंकर की एक अच्छी भूमिका निभाने का काम किया। ऋतु जी, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे धर्म की बात कहो, चाहे हम लोगों ने मुसलमानों को समझाने की बात, दिल्ली का चुनाव हुआ, हम लोगों ने जो सीट जीता है चुनाव में दिल्ली के अंदर वो मुसलमानों का सीट था। बहुत सारे वजीर है, चाहे हम ओखला की बात कर लें, चाहे कहीं की बात कर लें, तो बहुत सारी सीटों पे हम लोगों ने चुनाव जीतने का काम किया। 2% मुसलमानों ने हमें वोट देने का काम किया, मुस्लिम वर्ग के लोगों ने वोट देने का काम किया, महिलाओं ने वोट देने का काम किया। वही 2% हमें ज्यादा मिला, जाकि हम 48 सीट पे पहुंचने का काम किए। तो हमेशा हम लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं, समाज की तोड़ने की कहीं हमारे उद्देश्य नहीं होता है। और एक मैं बात करता हूं, आप वर्क वोट की बात करते हैं, यही जो मौलाना अरशद मदनी है, जो जमीयत उलमा हिंद के लोग हैं, इन लोगों ने वर्क वोट का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं कहता हूं वर्क वोट इतना अच्छा कानून है, अगर पढ़ा जाए तो उसमें से मुसलमान बहनों के लिए हम लोगों ने लाया, युवाओं की जोड़ने की बात की। 12,500 करोड़ रुपए का इसमें लाभ हो सकता है वर्क बोर्ड में। लेकिन असल हकीकत तो सर यही है ना कि धरातल पर वक्फ बोर्ड अगर संशोधन विधेयक इतना ही अच्छी कानून है जो कि आने वाले समय में लागू हो जाएगा, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। राजेश तिवारी जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। हम वही ऋतु जी बोल रहे थे कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर के जो धारणा है वो हर कोई जानता है कि वो जात और धर्म से ऊपर का राजनीति करते हैं।
हाँ, वो साबित कर दिए हैं विगत 20 वर्षों में कि उन्होंने किस तरह से किसी भी धर्म को, अगर धर्म के अर्थ में अगर राज्य संविधान को प्रेफरेंस दिया है, संविधान ही हमारा जदयू का मंत्र है और उसी के अनुसार से हम काम करते हैं। कोई भी आए, किसी भी धर्म गुरु को प्रचार करने का, धर्म गुरु का अपना बात रखने का सबका हक है। और ये कारण अल्पसंख्यक समाज जानता है कि हाँ, किस तरह से उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए कितनी योजनाएं लाए, चाहे वो IAS का नौकरी का हो, चाहे आपका कब्रिस्तान का घेराबंदी हो, या यहाँ आपका पटना में एक से एक भवन बना हुआ है, जो हम जाते हैं मक्का के लिए, उनके लिए जो व्यवस्था किया जाए, तालीम किस तरह से भी है, तालीम मरकज के छोटे छोटे जो टोले होते हैं मुस्लिम समाज के लिए, उसके बच्चे किस तरह से शिक्षा करें, किस तरह से स्किल डेवलप करें, ये सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री की है एक नाजीर पेश किए हुए हैं पूरे देश में, पूरे मुल्क में, कि किस तरह से किया जाता है। रह गई बात है कि जो भी स्थिति है, हमको समझ में है कि अल्पसंख्यक समाज कभी भी हम नीतीश जी के साथ है, और ये जो भी परिस्थिति आया है कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आगे चल सब मिलजुल करके हम लोग एक होकर के बिहार के तरक्की में सभी जात सभी धर्म मिल करके हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है सर। राजेश तिवारी जी, लगातार आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया था उसी को आगे बढ़ाया, और कभी तुष्टिकरण या फिर किसी भी धर्म जात के हिसाब से यहाँ पर विकास का क्या सर, वो तो है ही है, साथ साथ न्याय के साथ विकास, जो हाँ, न्याय के साथ विकास किया, कभी धर्म और जात का कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों इस तरह का विरोध हो रहा है, कि लगातार विरोध क्यों किया जा रहा है मुस्लिम संगठनों की तरफ से? क्या ये मानकर चला जाए कि गेहूं के साथ घुन पिस रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, आप जदयू का ही मांग पर जो है स्टैंड कमेटी बनाया गया था, और उस स्टैंड कमेटी का अपना अपना रिपोर्ट रह गई बात है कि जहां अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको मिल बैठ करके उसको दूर कर लिया जाएगा। सिख समाज जान रहा है कि कभी भी जदयू और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबको लेकर के चलते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, किसी के साथ नहीं, क्योंकि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अगर मुस्लिम संगठन ये समझ रहा होता तो शायद जेडीयू को या फिर नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस बात की आपत्ति दर्ज नहीं कराई होती कि वो इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचेंगे, जिसकी वजह से साफ यहाँ पर सुर सुनाई दे रहे हैं जो नाराजगी और जो चीजें देखने को मिल पा रही है। विश्वनाथ मिश्रा जी, सर आपके पास आते हुए, चूंकि बिहार की जो सियासत है किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा से गर्म रहती है, अब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, हालांकि इफ्तार पार्टी को लेकर भी कई सवाल उठते हैं यहाँ पर, लेकिन इफ्तार पार्टी को लेकर मुस्लिम संगठनों ने पूरी तरह से किनारा कर लिया, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ऋतु जी, रमजान के महीने में जब चुनाव चंद महीने दूर है तो बिहार की पॉलिटिक्स को एक नई दिशा देने का प्रयास हो रहा है। एक ऐसे समय में जब बिहार की राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी दल है वो राजनीतिक रूप से बहुत दबाव में है, तो वो एक प्रयास कर रही है कि कहीं से एक एस्केप रूट ढूंढे, कहीं से अपने राजनीतिक जो उसका MY समीकरण है उसको कहीं से मजबूती मिले। तो एक प्रयास किया गया है, उनके जो एलिमेंट्स हैं मुस्लिम समुदाय में, जो उनके समर्थक हैं, उनकी तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है। ठीक है सर, माफी के साथ मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, रोक रही हूँ। लौटूंगी मैं आप सभी मेहमानों के पास, सीधा आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। उनको न्याय मिलेगा और उनका परीक्षा में चयन होगा। भाइयों बहनों, अभी खजानदास जी बोल रहे थे, मैं और खजानदास जी जौनपुर के कार्यक्रम में गए थे और वहां पर मुझे खुशी हुई जब PCS परीक्षा का परिणाम उस समय निकला था 2024 का, और टेरी जनपद हो या कोई जनपद हो, ऐसा कोई जनपद नहीं है जिस जनपद से आज ये PCS परीक्षा में, तहसीलदार या STM की परीक्षा में हमारे उत्तराखंड के रहने वाले बच्चों का चयन ना हो रहा हो। हर जनपद के बच्चे उसमें चयनित हो रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि है। और आपने देखा होगा पहले जिनका एक परीक्षा में भी चयन नहीं होता था, आज उन्हीं बच्चों का, उन्हीं परीक्षार्थियों का, उन्हीं गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का एक परीक्षा के साथ साथ 3, 4 और कुछ एक का तो 5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है। भाइयों बहनों, बहुत बार वो स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी नौकरी में जाए। और सच बताऊं, मैं आप सबके समक्ष आज मुझे कहने में बहुत संतोष की अनुभूति हो रही है कि वे प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गया, बहुत सारे माता पिता अभिभावक जब मिलते हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं तो आत्मिक रूप से खुशी होती है कि जिन लोगों की अपेक्षाओं, आशाओं और विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हमको सौंपा था वो काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, पूर्ववर्ती सरकारों की विफलताओं के कारण
हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे थे। इस चुनौती का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। साथ ही प्रदेश तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जहां उनकी तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि देवभूमि में डबल इंजन सरकार के तहत किस तरह की बड़ी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं। अब एक बार फिर से बात करेंगे बिहार को लेकर, जहां पर इफ्तार पार्टी को लेकर खूब सियासत हो रही है और जो मुस्लिम संगठन है वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। विश्वनाथ मिश्रा जी, आपके पास आते हुए सर पहले आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, साथ ही उसमें यह भी एड ऑन कीजिएगा कि आने वाले समय में क्या बिहार विधानसभा चुनाव में इसका कोई खासा असर पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ग अगर नाराज चल रहा है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस चीज को लेकर भी कवायद अब तेज करती जाएगी कि उस वर्ग को कैसे मनाया जा सके। बिल्कुल ऋतु जी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि एक प्रयास हो रहा है कि मुसलमान वोटों को संगठित करके उसका मूल लक्ष्य जो है और वो लालू परिवार या यूं कहें कि आरजेडी को उसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाए। मूल प्रयास यही है। लालू प्रयास जब जांच की आंच झेल रहा है तो बड़ा गंभीर परिस्थिति है उनके लिए। लेकिन मुसलमान समाज ऐसा नहीं, एक सिंगल एक लाइन के डिक्टेशन से पूरा मुस्लिम समाज नहीं चलता है। 20 वर्षों का शासनकाल रहा है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने कभी किसी एक वर्ग विशेष को कोई समर्थन निजी रूप से नहीं किया है। उन्होंने दोनों को साथ के रखा है, दोनों के हितों की बात की है, चाहे वो डेवलपमेंट की स्कीम्स हो, चाहे राज्य में राज्य को लिकर फ्री स्टेट घोषित करना रहा हो, चाहे धर्म को किनारे करके सभी के साथ बराबर काम करना रहा हो। हम अगर 20 साल पहले के बिहार की तुलना करें तो एक आतंक का पर्याय होता था बिहार। लोग तुलना करते थे किसी राज्य की कि क्या आप बिहार बनाना चाहते हैं इसको। उस राज्य से, उस परिस्थिति से बिहार को निकाल कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो सामान्य बात नहीं है ये। इसलिए ये सोचना कि ऐसा एक बयान देने से या एक इस तरीके की बात करने से पूरी तरीके से राजनीति बदल जाएगी, या बिल्कुल एक बात सही है कि मुस्लिम संगठनों को भी इस बात से थोड़ी नाराजगी जरूर है कि वक्फ बोर्ड जो संशोधन अधिनियम है उसमें उनकी अपेक्षा थी कि नीतीश विरोध करेंगे, लेकिन चंद इश्यूज हैं जिनको नीतीश आगे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों को बता रहे हैं, मुस्लिम्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अधिनियम से उनका क्या हित है, वो इसको नीचे तक ले जाना है। दूसरी चीज, सीए को लेकर भी कुछ नाराजगी जरूर है लोगों में। उनको भी बताने की कोशिश हो रही है कि आप मुख्य धारा में आए, मुसलमानों को मुसलमान के रूप में केवल न समझा जाए। मुसलमानों को वोट बैंक समझा गया है। अब तक 5, 7 से 6 दशक तक केवल वोट बैंक के रूप में साधा गया है, चाहे वो कांग्रेस रही हो या बाकी दल रहे हो जो सत्ता में रहे हैं। उन्होंने मुसलमान को वोट बैंक के रूप में देखा, कभी भी उनके विकास की बात नहीं की। इस चीज को चाहे बिहार के संदर्भ में बात करें तो नीतीश कुमार ने बहुत हद तक बदला है। तो एक निर्णय से कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा मुझे लगता नहीं। दूसरी चीज, अगर अभी भी इसी तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिल पा रही है, क्योंकि जेडीयू, माफ कीजिएगा, आरजेडी की तरफ से लगातार इस बड़े फैसले का स्वागत किया जा रहा है और आरजेडी की तरफ से कहा भी जा रहा है कि अगर मुस्लिमों के हित में कोई कदम नहीं उठाया जाता एनडीए की तरफ से तो निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य फैसला है। ऐसे में राकेश पोद्दार जी, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, चूंकि देखिए निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में सियासत तो खूब होगी और आरजेडी की तरफ से कोशिश ये की जाएगी किस तरह से सियासी रोटियों को सेकना है, लेकिन अब ऐसे में आप लोगों की तरफ से क्या कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा या इस चीज की कवायद की जाएगी कि बिहार में जो मुस्लिम वर्ग अगर नाराज भी चल रहा है तो उनको मनाया जा सके ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान ना हो? देखिए, बिहार में मुसलमानों की आबादी 70% है। मुसलमान भाई हमें वोट देते हैं और सबके साथ, हम लोग के साथ कदम से कदम चलाने की बात करते हैं। अब वो समय चला गया कि जामा मस्जिद से एक इमाम साहब फतवा जारी करते थे, शरीयत जारी करते थे कि वोट एक वर्ग को देना, एक पार्टी को देना, एक कांग्रेस पार्टी को देना। अब वो नहीं। अब मुसलमान पढ़े लिखे मुसलमान हो गए, शिक्षित मुसलमान हो गए। मुसलमान भारत के साथ चलने के लिए तैयार होता है, भारत के साथ काम करने के लिए तैयार होता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि और लालू प्रसाद यादव जी जो माई समीकरण की बात कर रहे हैं, मतलब माई मतलब मुसलमान, वाई मतलब यादव, यानी 17% का किसी ने आज तक ने लाभ नहीं दिया महागठबंधन के लोगों ने। और वाई
जो यादव की बात करते हैं 14% है। कभी भी यादवों की उन्होंने भले की बात नहीं कही। 14% यादव में अगर आरक्षण देने की बात आई तो लालू प्रसाद यादव जी ने पहले अपना आरक्षण लिया, उसके बाद राबड़ी देवी जी को आरक्षण दिया, राबड़ी जी के बाद आपने मीसा भारती को आरक्षण दिया, मीसा जी के बाद तेजस्वी प्रसाद को दिया, तेज प्रताप को दिया, रोनिया आचार्य को दिया, हेमा यादव को दिया। यानी 8% अपने घर में ही उन्होंने आरक्षण लिया 14% में। तो हम लालू प्रसाद यादव जी की बात करें, ये लोग सिर्फ राजनीति, आप देख सकते हैं कल बिहार की मैं घटना बताना चाहता हूँ रितु जी, उन्होंने क्या किया, तेजस्वी प्रसाद यादव सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके टीका लगाते हैं। टीका लगाने के बाद जैसे ही अपने घर आते हैं टीका को मिटा देते हैं, मिटा के फिर टोपी पहन लेते हैं। तो आप बताइए जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, जनता को क्या कहना चाहते हैं? मतलब एक वर्गों को खुश करना, एक वर्ग को साथ ले चलने को। अगर टीका लगा था उस पर टोपी पहन लेते हैं तो उनको कोई बुराई थोड़ी थी। लेकिन राजनीति करना है, टीका भी लगाना है, वहां भी राजनीति करना है, टोपी पहन के भी राजनीति करना है। मैं कहना चाहता हूँ ईद पे आप बधाई देते हैं, पिछले साल ईद पे इन्होंने बधाई दी, बहुत अच्छी बात है, बधाई देनी चाहिए। उसी दिन मंगलवार का दिन था और मंगलवार के दिन नवरात्रे थे, दूसरे नवरात्रे थे, उन्होंने क्या किया, अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के मटन और चिकन लेकर खाना खा रहे थे। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको सिर्फ राजनीति अपने लिए करना है, नकारात्मक राजनीति करना है। ऋतु जी, यही दुर्भाग्य है बिहार का। यही बात से मैं हम लोग बार बार नीतीश कुमार जी, चाहे हम लोगों ने बिहार को आगे ले जाने की बात, आज नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मैं एक समय था ऋतु जी कि लोकसभा के पटल पर नीतीश कुमार जी बार बार बिहार की चर्चा करते थे। हमारे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी थे, चौधरी चरण सिंह से, चंद्रशेखर जी से, इंद्र कुमार गुजराल थे, इन लोगों की चिंता। ठीक है राकेश पोदार जी, अरुण कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में, चूंकि डिस्कशन काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। लेकिन पहला रिएक्शन मैं आपसे यही जानूंगी, चूंकि देखिए इफ्तार पार्टी का नीतीश कुमार की तरफ से आयोजन किया गया था और ऐसे में मुस्लिम संगठन, कुछ मुस्लिम संगठन है जो 2-4 वो बहिष्कार कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या आरजेडी को एक बड़ा फायदा होगा? देखिए, ये मुस्लिम संगठन को थोड़ा सा और पहले ही दबाव डालना चाहिए था नीतीश कुमार पर। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अगर नीतीश कुमार और ये चंद्रबाबू नायडू अगर सहारा नहीं दिए हुए रहते तो आज इनकी बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं रहती और एक सेकुलर सरकार की स्थापना केंद्र में भी हो जाती। ये सेकुलर सरकार को दफनाने का जो जिम्मेदारी है वो नीतीश कुमार के ऊपर जा रही है और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर जा रही है। ये दोनों आदमी जो है ये समांतवाद और सांप्रदायिकता के गोद में बैठ कर के सत्ता के लिए ये दोनों सांप्रदायिकता और क्या समांतवाद के गोद में बैठ कर के खेल रहे हैं। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, इन मुस्लिम संगठनों ने समझा तो कि कम से कम नीतीश कुमार भी ये जो है सांप्रदायिक ताकतों से मिले हुए हैं और सांप्रदायिकता के गोद में बैठकर खेल रहे हैं। इनके साथ जाने से जो है समाजवाद और क्या बोलता है समाजवाद और सांप्रदायिकता पर सांप्रदायिक शक्तियों के दफन करने के लिए जो ताकत होती है वो ठीक है। लेकिन देखिए, अब जेडीयू बीजेपी लगातार आप लोगों पर ही सर आरोप लगा रही है और आरजेडी के लिए ये कह रही है कि आरजेडी बरगला रही है मुस्लिम लोगों को। फिलहाल मेरे पास समय की कमी है, मुझे चर्चा को यही वाइंड अप करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।